गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को देखेंगे, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आईआर। ये है इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर 2। और जनरली मैं स्पेशली इस वीडियो को मिस तानिया के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बोला कि वीडियो बनाओ एटलीस्ट 3-4 चैप्टर के शुरू के। तो इसीलिए स्पेशली मैं उन्हीं के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उनको भी इसी के साथ ही कवर कर दूंगा। तो इसमें जनरली बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, केवल उन्हीं को कवर किया गया है। पर फिर भी अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है, और यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने इसमें 11 जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन्हें कवर किया है। तो सबसे पहला है हमारा ज्योग्राफी। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर किसी भी देश का साइज़, लोकेशन, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और बाउंड्री, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने रशिया का। तो रशिया का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आप इमेजिन कीजिए कि वो देश इतना बड़ा है कि अगर आपको वहाँ से एक पॉइंट से दूसरे एंड तक जाना है तो फिर आपको 10 डिफरेंट टाइम जोन्स को फेस करते हुए जाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और हर एक देश लड़ाई करता है या फिर किसी भी चीज़ पर डोमिनेट इसलिए करता है ताकि वो अपने साइज़ को बढ़ा सके, है कि नहीं। तो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। सेकेंड चीज़ है लोकेशन, किस एरिया पे वो लोकेटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड है उसका क्लाइमेट। क्लाइमेट जैसे बहुत ज़्यादा हार्श एरिया अगर हो जाता है, जैसे आपका बर्फीला इलाका है, जैसे मैं रशिया का एग्जांपल लेता हूँ, वो एक बर्फीला इलाका है ना। तो जो उसका वेस्टर्न वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, अच्छा है, इजी है, क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा है। जबकि जो हमारा जो ईस्ट वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, जिसकी वजह से उसको पूरे देश को मॉनिटर करना भी वहाँ के लीडर के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो आई थिंक 1987 में, या फिर एक बार वेरीफाई कर लेना इस डेटा को। तो 1987 में जो अलास्का आइलैंड है उस चीज़ को रशिया ने यूएसए को दे दिया था। क्यों? क्योंकि इतने बड़े एरिया की रखवाली करना इतना आसान नहीं था रशिया के लिए, समझ रहे हो दोस्तों। तो क्लाइमेट, साइज, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोपोग्राफी और बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं अपने इंडिया का ही अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर इंडिया में अगर आप देखो तो फिर एक एरिया है जो राइट वाला साइड है वो चाइना ने घेर रखा है, लेफ्ट वाला है पाकिस्तान ने, और उनके साथ कंटिन्यूसली हमारे अगर डिस्प्यूट चलते रहते हैं तो किसी भी देश के लिए वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी और पीस मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे हो सकता है यूरेनियम मिल जाए तो दूसरे कहीं पे मिल जाए थोरियम, है कि नहीं। तो न्यूक्लियर पावर वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पे आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, कहीं पे गोल्ड मिलता है, वहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही जनरली आप एक डिप्लोमेसी को भी मेंटेन करते हो, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको भी आप देखते हो, है ना। और इसी से क्या होता है, आपसी में एक ब्रदरहुड भी बना रहता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद थर्ड है उसकी पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में, चाइना में आप देख रहे हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है कि नहीं। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे रिसोर्सेज डिप्लीशन ज़्यादा हो जाती हैं, है कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर कम्युनिटी है जो ज़्यादा यूटिलाइज करे किसी रिसोर्स को, क्यों, वो पैसे वाले हैं। और वहीं पे होता है कि किसी एक पॉपुलेशन को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी पॉपुलेशन आपकी कम रहेगी, एरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे मैन पावर आपको ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए मिलेगा, जॉब ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होंगे ना। तो कंटिन्यूसली अगर हम देखें एक एक सीरीज़ को तो फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है। कुछ स्टेट्स हैं जो डेवलप्ड हैं, कुछ हैं जो अंडर डेवलपमेंट में है, कुछ तो एकदम ही डेवलप्ड है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी में जनरेट हो रहे हैं चीज़ें, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी से एम्प्लॉयमेंट का भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। वहाँ की लीडरशिप कैसी है, जैसे आप देख सकते हो अपना ये नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का, इनका एग्जाम्पल देखो। वहाँ के जो, फिर चाइना की जो लीडरशिप है, कितनी ज़्यादा उनकी लीडरशिप वायलेंट फेज से गुजरती है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पे इंडिया में डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा फंक्शनिंग स्मूथ है। जबकि आपके नॉर्थ कोरिया वगैरह में वो एक ऐसी जो, जैसे हिटलर का अपना डिक्टेटरशिप था, उसी प्रिंसिपल पे वो अभी भी चल रहे हैं कि नहीं। तो उसमें क्या है, जो वहाँ की जो जनता होती है वो इतनी ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर सकती, है कि नहीं। वहाँ की फिर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिक्स्थ पार्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जैसे आज की डेट में इसराइल इतना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है, और जितने टेक्निकली एडवांस रहेंगे उतना ज़्यादा उनको बॉर्डर सिक्योरिटी में उनको
प्रॉफिट मिल जाता है ना। उसके बाद मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, अब जैसे हमारे इंडियन आर्मी होगी वो कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहती है, इजराइल की टेक्नोलॉजी प्लस आर्मी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। उसके बाद आती है आइडियोलॉजी, कौन से प्रिंसिपल पे चल रहा है वो कंट्री, ठीक है, कोई डिक्टेटरशिप फॉलो कर रहा है, कोई मोनार्की आज की डेट में भी फॉलो कर रहा है, तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं, तो आइडियोलॉजी किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, किस बेसिस पे कंट्री चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में डिप्लोमेसी। तो ये जो 11 हमारे एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के, इन्हीं चीज़ की वजह से आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी एक कंट्री को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, यानी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 2 है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, तो हमारे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मॉर्गन थ्यू, तो वो बता रहे हैं, उन्होंने डिफाइन किया है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है एक सर्वाइवल है, यानी एक जीवनी है जो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को दूसरे देश के इन्वेशन से यानी इंक्रोचमेंट से बचाने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। जैसे हमारे इंडिया पे इतने सालों से ब्रिटिश का राज रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हमारे फिजिकल, हमारे जो पॉलिटिकल हैं और जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, उन चीज़ को दूसरे देश के इन्वेशन से बचाने का ही जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसे हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन इसमें मैंने मार्क कर रखा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आता है तो सीधा आप लोग इसी डेफिनेशन को ही बताओगे, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट इज अ सर्वाइवल दैट इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट बाय द अदर नेशनल स्टेट्स, ठीक है। यही है इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स पे। तो नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं जनरली, एक है वाइटल कंपोनेंट है, एक है नॉन वाइटल या फिर वेरिएबल कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो वाइटल कंपोनेंट जनरली वो वाले कंपोनेंट हैं जो कि किसी भी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है ना, नेशन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं। जबकि जो नॉन वाइटल वाले हैं ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक ओपिनियन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में और ज़्यादा बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं नेशनल इंटरेस्ट के टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग टाइप्स को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट। जो दोस्तों ये वो वाले इंटरेस्ट होते हैं जिसपे कोई भी स्टेट कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेगा। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे प्राइमरी का एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी स्टेट कभी कॉम्प्रोमाइज़ किन चीज़ों पे नहीं करता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया है ना, कोई एक नेशनल टॉपिक हो गया जो हमारे देश के लिए ही है, उन चीज़ों पे कभी भी, सिक्योरिटी पे कभी भी देश कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो इन्हें हम प्राइमरी में रखते हैं। सेकेंडरी इंटरेस्ट होते हैं जो प्राइमरी से थोड़ा सा कम प्रायोरिटी जिसे दी जाती है, ये उस टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा परमानेंट। तो परमानेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट स्टेट का देखा जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसमें इंक्लूड किया है कि चाइना हमेशा अपनी हेजिमनी को प्रिजर्व करके रखने के लिए, हेजिमनी यानी अपना जो दबदबाव है उसको बरकरार रखने के लिए साउथ चाइना सी में बरकरार रखना चाहता है कि नहीं, तो ये एक परमानेंट इंटरेस्ट है। और वो कभी चाहता नहीं है कि साउथ चाइना सी के ऊपर से उसका कभी भी आना जो डोमिनेशन है वो कभी भी ख़त्म हो। तो ये सारी चीज़ें आती है परमानेंट इंटरेस्ट में। उसके बाद चलते हैं हम वेरिएबल इंटरेस्ट में। वेरिएबल इंटरेस्ट फिर से सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ठीक है, इन्हें इनर लाइन क्रेडिट दे दो, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट जो बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा लोन दे दो, कोई बात नहीं, बाद में रिकवर हो जाएगा, तो उस टाइप के होते हैं। उसके बाद कोई टेम्पररी सिचुएशन हो गया, दो देश के बीच में विवाद होगी, तो उसमें छोटे मोटे सोल्यूशंस हम लोग निकाल लेते हैं कि नहीं, कि ठीक है यहाँ से ये वाला एरिया आपका है, इतना मेरा है। तो उस टाइप के सिचुएशंस जो होती हैं वो वेरिएबल इंटरेस्ट होती हैं, मतलब किसी सिचुएशन पे बेस्ड होती हैं। उसके बाद आता है हमारा जनरल इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये बहुत सारे नेशंस पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे फूड सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए ही फूड सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ना। उसके बाद है स्पेसिफिक इंटरेस्ट, किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए हो सकता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जैसे हमारे इंडिया में मान लो कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो गरीबी को हटाने के लिए आपने कोई एक स्कीम यूज़ किया है, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक इंटरेस्ट। या फिर जैसे छोटे मतलब एक 5 साल से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, तो उसके लिए आपने कोई एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके बाद या फिर एग्जांपल जैसे मैंने डाल रखा है इसमें राइट टू डेवलपमेंट का जो है,
तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी हो सकता है, नेशन के लिए भी हो सकता है, कंट्री के लिए भी हो सकता है कि नहीं, मोर देन वन कंट्रीज के लिए भी हो सकता है, ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। उसके बाद चलते हैं मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। अभी कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करके रख सकते हो। सबसे पहला है दोस्तों डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में क्या होता है, कंट्री जनरली नेगोशिएट करती है, बार्गेन करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ, ताकि उनके बीच में जो भाईचारा, जो ब्रदरहुड है वो बना रहे। दोनों के बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक देश अपने आप में कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता है, उनको एक दूसरे के साथ मिलके चलना पड़ेगा। सेकंड है प्रोपेगेंडा। अगर डिप्लोमेसी आपकी फेल हो रही है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, नेगोशिएशन किया, उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, तो सेकंड इशू है हमारा प्रोपेगेंडा। सिस्टम अटेम्प्ट्स टू अफेक्ट द माइंड्स ऑफ द पीपल टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, यानी लोगों के माइंड को ही चेंज कर दो, खत्म। जैसे आज की डेट में पाकिस्तान है, मैं एकदम फ्रीली इस चीज़ को कहना चाहूँगा, उनको कुछ भी रिसोर्स दे दो और वो अपने हथियार में ही यूटिलाइज करना उसे पसंद करें। उनका माइंड इसी तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि हाँ तुम्हें लड़ना है और जो है आपको जीतना है, बस यही है। उन्हें स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस हथियार दे दो, बस वही चीज़ है उनका। भले उनके वहाँ पे गरीबी हो, उनसे उसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हथियार दे दो, उन्हें लड़ेंगे, बस उन्हें लड़ने से मतलब है। अरे लड़ने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी चाहिए, उन चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उनके दिमाग को वॉश कर दो, वो इंडिया के खिलाफ भड़का दो, वो करते करते रहेंगे। अभी फिर उससे भी काम नहीं बन रहा, टेररिस्ट पाल लो, खत्म। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक मीन्स, इकोनॉमिक एड्स एंड लोन्स टू एडवांस देयर इंटरेस्ट। जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो श्रीलंका को इंडिया लोन प्रोवाइड करता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, लोन्स वगैरह से आप डिप्लोमेसी को मेंटेन करके रख सकते हो। कल की डेट में श्रीलंका आज की डेट में श्रीलंका को हमारी ज़रूरत है, कल ऐसा भी हो सकता है श्रीलंका से हमें लोन की ज़रूरत पड़े। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो हमसे थोड़े से लेस डेवलप्ड कंट्री है, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते कब सिचुएशन कैसी हो। जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, श्रीलंका बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गया था, है ना। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी हो सकती है। उसके बाद हमारा फोर्थ है अलायंसेस एंड ट्रीटीज़, ठीक है, साइन बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज़। इसमें क्या होता है, एक या दो देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, इससे भी डिप्लोमेसी मेंटेन होती है। जैसे आज की डेट में एग्जांपल मैं दूं तो होगा इसका नाटो का एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे नाटो में 27 कंट्रीज़ हो गई हैं शायद, आज एक बार वेरीफाई कर लेना डेटा को। तो इन सारे देशों ने मिलकर एक अलायंस बना रखा है कि एक देश पे कोई अटैक करता है तो पूरे जितने भी 27-28 कंट्रीज़ हैं वो सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। इसका हालांकि जैसे ही आप लोग डेटा को वेरीफाई कर लेते हो, कमेंट सेक्शन में एक बार पक्का बता देना, ताकि मैं भी अपने डेटा में श्योर हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद लास्ट मेथड है अपना कोर्सिव मेथड। इसमें इंटरवेंशन करो, बॉयकॉट करो, सैंक्शन करो, रिटेलिएशन लगाओ, बस अपना इंटरेस्ट गेन होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट से मतलब है, ज़रूरत पड़े इन्वेशन कर दो, दूसरी कंट्री में घुसो, लड़ाई करो, जो करना करो, पर हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंक्शन वाला जैसे आपने कार्डसा एक्ट देखा होगा, यूएसए अगर किसी देश के साथ ट्रेड को रोकना चाहता है तो उसमें वो लोग कार्डसा एक्ट लगा देते हैं कि हाँ आप उनके साथ, अगर जैसे रशिया से इंडिया खरीद रही थी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, तो उस टाइम पे कार्डसा एक्ट लगाने की बात हुई थी। तो सैंक्शंस भी लगाती है एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर, है ना, ताकि डिप्लोमेसी को इस तरह से भी मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर। अब ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है दोस्तों, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल पावर अमंग द नेशन। इट इज़ नेसेसरी सो दैट नो वन कैन डोमिनेट अदर एंड नो स्टेट फील्स थ्रेटन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों बैलेंस ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट नेशंस को डिफरेंट पावर एक्सरसाइज करने का एक हक होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जैसे सबसे बड़ा देश है रशिया, सबसे बड़ा देश आपका, उसके बाद यूएसए है कि नहीं, पर यूएसए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर ऐसा कल की डेट में हो सकता है कि यूएसए सभी दूसरे अदर स्टेट्स पे डोमिनेशन करना शुरू कर दे, है कि नहीं। तो उस केस में बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। ऐसे में भी होता है कि दो अलग अलग कंट्रीज़ मिलके एक देश को काउंटर अटैक करने की कोशिश करें। जैसे चाइना पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है इंडिया से काउंटर अटैक करने के लिए। तो इस तरह से भी पोजीशंस मेंटेन होती हैं बैलेंस ऑफ पावर में। अभी नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देखते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेरी एंड अनस्टेबल। बैलेंस ऑफ पावर एकदम टेम्परेरी और एक अनस्टेबल चीज़ होती है, क्योंकि कंट्रीज़ है ना कंटिन्यूसली अपने अलायंसेस को चेंज करती रहती है। आज इंडिया और पाकिस्तान दोस्त है, कल ऐसा हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी हो जाए, जो कि आज की डेट में हो रहा है, और यूएसए के साथ दोस्ती कर ले, या इंडिया और रशिया एक साथ मिल जाएं,
ऐसा भी हो सकता है इंडिया आज रशिया का दोस्त है, कल यूएसए के साथ मिल जाए, है कि नहीं। तो कंट्रीज़ में अलायंसेस चेंज होती रहती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रिक्वायर्स एक्टिव इंटरवेंशन। तो पॉलिटिकल लीडर्स बिल्ट एंड मेंटेन इट एंड इट इज़ नॉट गॉड गिफ्टेड। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होती हैं ये क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद होता है वॉर टेस्ट द एफिकेसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ऐसे जो पुराने एक्टिविस्ट थे उनका मानना था कि बैलेंस ऑफ पावर को अगर आपको चेक करना है तो आप लड़ाई करो, जो देश जीत गया वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वही ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा उन लोगों का मानना था, ठीक है। तो नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस, बैलेंस ऑफ पावर कोई भी एक पीस मेंटेन करने का डिवाइस नहीं है। और इसमें इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पावर अगर हो रहा है तो ये क्या है, आपके वॉर को कुछ हद तक रोक सकता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती हाँ बैलेंस ऑफ पावर है तो कि पीस मेंटेन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कोई भी दो देशों में अनरेस्ट हो जाता है, वॉर हो सकती है। उसके बाद मल्टीपल स्टेट की ज़रूरत पड़ जाती है। मल्टीपल स्टेट का मैंने अभी एग्जांपल दिया, दो देश जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके अभी इंडिया से काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो दोनों अपने आप में एक अलायंस बना रहे हैं, ठीक है। और इंडिया भी ऐसा हो सकता है कि काउंटर अटैक करने के लिए दूसरे देश की हेल्प ले, है कि नहीं। तो ऐसे ही करके अलायंस जो है बनती रहती हैं और इसी से मल्टीपल स्टेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट एक प्रायोरिटी दी जाती है बैलेंस ऑफ पावर में। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद ही कोई दूसरा इशू हो सकता है। पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जितने मेथड बताए हैं इन सब का यूज़ होता है, उसके बाद ही कोई दूसरा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सेकेंड प्रायोरिटी होती है। उसके बाद बिग पावर्स आर मेन प्लेयर। बड़े बड़े जो देश होते हैं, जो ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, वो इसमें मेन प्लेयर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया जैसे रशिया हो गया और यूएस हो गया, दोनों अपने आप में आज की डेट में लड़ रहे हैं, है कि नहीं। ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल हैं और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, तो दूसरी और यूएस अपने आप को भी यही चीज़ समझ रहा है ना। तो ये मेन प्लेयर्स ही कभी कभार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है जो छोटे मोटे देश होते हैं इनको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए जनरली जो कंट्रीज़ होती हैं वो 5 तरीके यूज़ करती है। सबसे पहला है कॉम्पेंसेशन का। कंपेंसेशन होता है किसी भी देश को मुआवजा देना। अगर आप किसी भी देश के साथ लड़ाई कर रहे हो और उसमें आप हार जाते हो तो ऐसा होता है कि उन्हें फाइनेंशियली उसको कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड है आपका अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें चाइना और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो इंडिया भी हो सकता है कल बांग्लादेशी या श्रीलंका से या फिर यूक्रेन, रशिया, किसी से भी हेल्प ले सकती है अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। काउंटर अलायंस और अलायंस ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद है इंटरवेंशन। दूसरे देश में भी अगर आपको इंटरवीन करने की दखल अंदाजी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, आप बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये वही वाली पॉलिसी है जो इंडिया के ऊपर यूज़ किया गया था। जो बंगाल वाला इलाका है उसके ऊपर ब्रिटिश ने यूज़ किया था डिवाइड एंड रूल। पहले लोगों को डिवाइड करो, उसके बाद उन पर रूल करो, सीधा फंडा है। उसके बाद अर्मामेंट एंड डिसअर्मामेंट, लोगों को हथियार दो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो हथियार छीनना भी पड़ सकता है। एक एग्रीमेंट साइन हो सकती है जिसमें जैसे मैंने पर्सनली चेक किया, जाके खुद देखा भी है। जैसे हमारे इंडिया में तितवाल ब्रिज है, तितवाल ब्रिज इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। वहाँ पे कोई भी आर्मी, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, वो कभी भी आर्मामेंट के साथ नहीं रहती है। ना उनके पास कोई हथियार रहता, ना कोई गोली रहता, यहाँ तक कि डंडा तक वहाँ पे नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी का। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और ये लास्ट टॉपिक है। इसका एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन पॉलिटिकल रीजनल और ग्लोबल एरिया इन विच द स्टेट एक्सेप्ट द सिक्योरिटी ऑफ वन इज सिक्योरिटी ऑफ ऑल। ये कुल मिला के वही नाटो का कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे देश मिलके अपने आप को एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के अरेंजमेंट में डालते हैं, ठीक है। यानी एक देश की सिक्योरिटी और पूरे देश की सिक्योरिटी सेम चीज़ होती है। एक नेशन सिक्योर है तो सभी समझते हैं हमारा पूरा नेशन सिक्योर है। एक भी देश पे अगर कोई भी हमला करता है तो पूरे देश उसको कलेक्टिवली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर मैनेजमेंट, ये पावर मैनेजमेंट करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, ठीक है। उसके बाद इट एक्नॉलेज द यूनिवर्सलिटी ऑफ
एंडिंग एग्रेशन। ऐसा माना जाता है कि अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, अगर इस चीज़ को एंड करना है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करता तो इंडिया काउंटर अटैक करना चाहेगा उस देश पे, है कि नहीं। और सेम चीज़ अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी के अप्रोच पे जाएं तो इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन सकते हैं, और इससे क्या है, जो एग्रेशंस हैं या फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रेशंस है वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स वॉर। सीधी सी बात है, अगर दुश्मन दुश्मन दोस्त हो चुके हैं तो फिर लड़ाई का तो कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वॉर इज़ एनिमी एंड नॉट नेशन स्टेट। इसका मानना है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये मानना है कि लड़ाई दुश्मन होता है उस देश का, ना कि कोई दूसरा नेशन स्टेट। और इसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो चैप्टर 1 में मैंने एक बार बताया था, जिसको समझ में नहीं आया चैप्टर 1 एक बार देख लो, उसी से आपको ये पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड। अगर किसी का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और हाँ, जो जो मैंने डेटा वेरीफाई करने के लिए बताया, हो सकता है वो भी कमेंट में बता दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो मेन फैक्ट्स हैं, पूछने में किसी में बुराई नहीं है, कोई भी बंदा किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। सो ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड।